तीसरी पारी में कितने कामयाब रहे मनमोहन? 3 साल के सफर में कहां पहुंची यूपीए सरकार? बरकरार है सरकार की साख या लगा है धक्का? ये जानने के लिए IBN 7 के लिए GFK मोड ने किया एक सर्वे टीम ने किया देश के 8 बड़े शहरों का दौरा। उत्तर में दिल्ली और लखनऊ, दक्षिण में चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद, पश्चिम में अहमदाबाद और मुंबई, तो पूरब में कोलकाता। IBN 7 के लिए GFK मोड ने पढ़ा फिलहाल क्या है मतदाता का मिजाज, क्या है UPA 2 का रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार, मैं आशुतोष। केंद्र सरकार जो है साख के संकट से जूझ रही। 2014 में आम चुनाव है, लेकिन देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, हड़ताल और जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है, ऐसा लगता है। लोकपाल अब भी लटका हुआ है, सरकार कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले पा रही, आरोप लगता है। और लगता है यह भी है जैसे सरकार को लकवा मारा हुआ। आखिर कहां गया सरकार का इकबाल? UPA 2 के 3 साल पूरे हो रहे, इसमें हमने जानने की कोशिश की कि सरकार को देश की जनता आखिर कितने नंबर देती है। अगर आज चुनाव हो गया तो क्या होगा? GFK मोड नाम की एजेंसी से हमने एक सर्वे कराया और इस सर्वे से हमें चौंकाने वाले नतीजे मिले हैं। और हमने सवाल जो पूछा गया, सवाल इस तरीके से, क्या सरकार की साख कम हुई है? 31% ने कहा हां, माफ करिए 31% ने कहा नहीं, जबकि 66% ने कहा हां। 3% की कोई राय नहीं है। सवाल ये पूछा गया, क्यों गिरी सरकार की साख? 21% ने कहा अन्ना आंदोलन पर नाकामी से, 20% ने माना आर्थिक सुधार लाने में नाकाम, 17% ने कहा भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम, 16% ने कहा गठबंधन चलाने में नाकाम, 11% ने कहा फैसले लेने में देरी और नाकामी, 11% ने कहा सोनिया की खराब सेहत से कमजोर हुए प्रधानमंत्री। और सवाल यह भी था, क्या अन्ना के आंदोलन पर सही था सरकार का रवैया? 47% ने कहा नहीं, 35% ने कहा कुछ सही था, 15% ने कहा हां, तो 3% ऐसे भी थे जिनकी कोई राय नहीं। सवाल एक और था, सवाल यह था कि किस किस मोर्चे पर नाकाम रही सरकार? 31% ने कहा विदेश नीति पर कमजोर बताया, तो 31% ने विकास दर पर कमजोरी को बताया, 37% ने धार्मिक और जातिगत हिंसा रोकने में नाकाम पाया, तो 40% ने गठबंधन चलाने में, 41% ने संकट का समाधान ढूंढने में नाकाम पाया, तो 42% ने आर्थिक विकास के मोर्चे पर, 43% ने आंतरिक सुरक्षा पर नाकाम पाया, तो 43% ने ही आर्थिक फैसले लेने में, उधर 46% ने अन्ना आंदोलन पर रवैये को कमजोर पाया, तो 49% ने भ्रष्टाचार रोकने में और 58% ने महंगाई रोकने। 58% लोगों ने कहा महंगाई रोकने पे सरकार नाकाम रही है। यह सवाल हमने अपने दर्शकों से पूछा था। 8 शहरों का यह सर्वे है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इसके बाद कुछ और बड़े सवाल भी पूछे गए थे, जिनमें सवाल यह भी था कि क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर कैसे हैं? क्या लोग उनको जो है प्रधानमंत्री के तौर पर आगे देखना चाहते हैं? क्या लोग उनको प्रधानमंत्री पद से हटते हुए देखना चाहते हैं? ये वो सवाल है जिस पर हम बातचीत करेंगे थोड़ी देर पे, लेकिन पहले ये वो सवाल है जिनकी जो सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर जो तय होते हैं। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, अगर हम देखें तो सरकार की साख कम हुई है, 66% लोग कहते हैं। देखिए, हर साल सरकार अपने कामकाज का ब्यौरा देती है और इस वर्ष भी अपने कामकाज का ब्यौरा हम जारी करेंगे। जी, साख गिरी है या कम हुई है, ये फैसला आपके जो सर्वेक्षण होते हैं इनसे आए। मैं हर एक बार कहता रहा हूं और आज भी मैं इसी बात को दोहराता हूं, इन सर्वेक्षणों पर भरोसा मत करिए, नहीं करना चाहिए। ये हमारे पक्ष में भी जब कभी ये सर्वेक्षण के नतीजे आए तब भी मैंने यही कहा कि इन सर्वेक्षणों पर मैं भरोसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसकी वजह अभी आपने बताया कि सर्वेक्षण आपने कहां कहां किया। आपने सर्वेक्षण सारे शहरों में किया। 70% इस देश का मतदाता ग्रामीण क्षेत्र में रहता है
उस 70% की राय इसमें कहीं शामिल नहीं है। और जब इस देश के 70% मतदाता की राय शामिल न हो तो उस सर्वेक्षण की विश्वसनीयता कितनी होगी, ये इसी बात से जाहिर हो जाता है। दूसरी बात, अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार ये सर्वेक्षण औंधे मुंह गिरे दिखे। बंगाल का मामला हो या मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। ठीक है, मैं आपकी राय से सहमत हूं कि काफी ये सर्वेक्षण आपने जो परिणाम दिखाए, जब वास्तविक परिणाम आए तो वो सर्वेक्षणों से बिल्कुल भिन्न आए। तो इन सर्वेक्षणों को केवल एक इंडिकेटर के रूप में आप चर्चा के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो जरूर कर लीजिए। इंडिकेटर तो मानते हैं आप? मैं यही कह रहा हूं, इंडिकेटर इसलिए कि चर्चा करना है उस विषय पर तो उसे आधार बना के चर्चा कर ली। दूसरी बात, आपने कहा कि शहरों का है 70% गांव इसमें लेगा, अगर इसमें दिल्ली और मुंबई को जोड़ ले, जहां 7 की 7 सीट दिल्ली की आपके पास, हमारे ख्याल से महाराष्ट्र में भी बहुतायत सीट आपके पास है। ये वो शहर है जो आपका गढ़ कह सकता हूं, कम से कम दिल्ली और मुंबई दोनों, जहां पिछले 10 साल से ज्यादा आपकी सरकार है, वहां पर भी अगर ये आंकड़े आ रहे हैं, अगर मान लीजिए उन आंकड़े हैं, तो कम से कम आपके लिए चिंता का विषय, और आप खुद कह रहे इंडिकेटर है। हम पिछले 10 वर्षों से, यानी 8 वर्षों से हम सरकार में सत्ता में हैं। हमने जो कार्यक्रम किए हैं उनके हमारी उपलब्धियां अपनी जगह हैं, पर कोई भी सरकार, मैं बिल्कुल बेबाक साफ कहना चाहता, कोई भी सरकार ऐसी न कभी हुई है न कभी होगी जिसको 100% अंक हमेशा मिल जाए। सरकार से अनेक मामलों पे कुछ ना कुछ नाराजगियां होती हैं। वो नाराजगियां कभी कभी इस तरह के सर्वेक्षणों में या आपकी आम राय में ये रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इससे सरकार की साख है उसकी विश्वसनीयता कम हुई है। क्योंकि जब जिस बात को लेकर आप ये बात कहना चाह रहे हैं, आगामी चुनावों को लेकर, चुनाव जब भी आएंगे, अभी 2 वर्ष बाकी हैं, इन 2 वर्षों में सरकार को अभी काम करने के लिए बहुत अवसर है, बहुत समय है। लेकिन इंडिकेटर तो आप मान रहे हैं ना, इंडिकेटर मानने की कुछ बहस और चर्चा के लिए इसको इंडिकेटर एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बस अतुल अंजान जी, क्या आप सत्यजीत राय जी की सहमत से सहमत हैं? क्योंकि मैं एक आंकड़े जो बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को, वो है कि 58% ने माना है कि सरकार महंगाई पर नाकाम रही है, 49% ने भ्रष्टाचार रोकने पे जो है नाकाम रही है, और 46% ने कहा अन्ना के आंदोलन पर जो रवैया था वो ठीक नहीं था। यानी 58% महंगाई, 49% भ्रष्टाचार और 46% अन्ना का आंदोलन। अतुल जी, मैं समझता हूं कि सत्यव्रत जी को पूरी तरह से बॉलिंग करने की इजाजत मिलनी चाहिए। पिच इनकी है, सरकार इनकी है, और चौवा छक्का लगाने की पूरी इजाजत है, भले बाउंड्री पर जाए या न जाए। मैं ये समझता हूं कि इंडिकेटर होंगे कि नहीं होंगे, और कितना सर्वे सही है गलत है, सही आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अभी तो दिल्ली की नगर निगम का चुनाव हुआ, वो क्या इंडिकेटर नहीं थे? महाराष्ट्र की मुंबई के नगर निगम के चुनाव थे, क्या वो इंडिकेटर नहीं थे? और सोनिया और राहुल गांधी का कर्म क्षेत्र और युद्ध क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, और जिस तरह से सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिस तरह से हजारों करोड़ रुपए लगा करके और सारे मंत्री डाल, वो इंडिकेटर अगर नहीं हुआ तो गांव के लोगों ने ही दे दिया ना नतीजा। तो फिर ग्रामीण मतदाता का जो पूरा, और उसका मुख्य कारण है महंगाई, उसका मुख्य कारण है सरकार का पॉलिसी फेलियर, उसका मुख्य कारण है पॉलिसी पैरालिसिस। विकलांगता की स्थिति में और अपंगता की स्थिति में सरकार पड़ी है। उसके कारण आप चाहे बनाएं कि सोनिया गांधी बीमार हो गई, तो देश को तो अभी जानने का अधिकार ही नहीं मिला कि सोनिया गांधी क्या बीमारी है। आपको इन आंकड़ों पर यकीन है कि नहीं यकीन है? मुझे आंकड़ों पर यकीन नहीं है, मुझे जनता की भावना पर यकीन है, और उन भावनाओं का प्रतिफलन मुझे इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ 2G पे आपकी लड़ाई लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रही, 49% भ्रष्टाचार के मसले में परेशान अपने महसूस करते हैं, और उनको लगता है सरकार कुछ नहीं कर रही है। मुझे तो ये सर्वे और आंकड़े की आवश्यकता नहीं है। तमिलनाडु में यूपीए के घटक डीएमके चुनाव लड़ी जी, और बड़े कामयाबी की उन्होंने घोषणा की कि हमने ये दे दिया, टेलीविजन सेट्स दे दिया, ये सब कुछ किया, और उसमें बुरी तरह हारे। अभी जो चुनाव हुए हैं इसमें इन्होंने सही कहा भी कि प्रांतीय चुनावों में बड़ी हार कांग्रेस की हुई, और लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात है कि रायबरेली और अमेठी में भी सारे एमएलएज में हार गए। तो इसलिए ये सर्वे की जरूरत नहीं है।
आम जो मैं ये दिखाई पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि ये स्पष्ट क्लैरिटी है, परीक्षा होती है वहां कांग्रेस की हार हो रही है। बंबई में जिस शहर में कभी नहीं रिपीट करते हैं, इस बार उन्होंने शिवसेना को दोबारा बहुमत दे दी जी। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस की जो लोकप्रियता जो भी थी वो बहुत घटी है, लोकप्रियता घटी। रविशंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही मुख्य प्रवक्ता भी है। रविशंकर जी, जो ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं, ये इस बात के बिल्कुल स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि यूपीए सरकार की साख को पर 66% लोग कह रहे हैं कि यूपीए सरकार की साख कम हुई है। महंगाई के मसले पर 58% कहना है कि सरकार नाकाम रही है। 49% कहना है कि भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रही। सत्यव्रत चतुर्वेदी का कहना है कि ये आंकड़ों पर वो नहीं जाते हैं, कुछ इंडिकेटर इनको लगता है जिससे बहस हो सकती है। क्या आप भी इनकी राय से सहमत हैं? आपको लगता है वाकई सरकार की साख को बड़ा संकट है और एक घंटी बजी हुई है जो सरकार को सुननी चाहिए? देखिए, इसके लिए किसी सर्वे की आवश्यकता नहीं है आशुतोष जी। 2007 से महंगाई बढ़ रही है, फिर अभी 10 के ऊपर फूड इन्फ्लेशन चला गया, सब्जी महंगी हो गई है, दूध महंगा हो गया है। और पहले तो प्रणब बाबू कुछ कहते भी थे, अब तो एक प्रकार से लगता है हाथ डालने की स्थिति हो गई कि क्या करें। अब तो कोई मीनिंगफुल उसके लिए रास्ता भी निकालने की कोशिश नहीं की जा रही है, जबकि 8 साल से एक नामी अर्थशास्त्री भारत के प्रधानमंत्री हैं। वही हाल करप्शन का है, वही हाल डेवलपमेंट का है। और अगर सरकार के अंदर के खुद के सलाहकार, चाहे वो बसु साहब हो या रंगराजन साहब हो, वो भी वो कहने लगे कि 2014 के पहले अब कोई बड़ा काम नहीं हो पाएगा, ये कोalition की मजबूरी है, तो इसका मतलब ये सरकार घसक रही है। और ये सरकार आम आदमी के हितों का संवर्धन करने की घोषणा करके आई थी कि 100 दिन के अंदर महंगाई खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आपको याद है। तो अगर इसके कारण जनता के मन में पीड़ा है, आज आम आदमी छोड़िए आशुतोष जी, मैं समझता हूं आपके चैनल में काम करने वाले लोग के भी पर्स पर भारी दबाव पड़ रहा होगा अपनी रसोई को चलाने में। मैं जानता हूं इस बात को, मध्यम वर्ग परेशान है। तो आफ्टर ऑल ये कब तक चलेगा? और जनता का अगर क्रोध दिखाई पड़ रहा है तो कोई आंकड़ों का घालमेल नहीं है, वो तस्वीर है जो सच्चाई बयान कर रहे हैं। बट रविशंकर जी, आज राज्यसभा के अंदर लोकपाल को लेकर चर्चा शुरू हुई और उसके बाद उसको 3 महीने के सेलेक्ट कमेटी के लिए लटका दिया गया। और एक पब्लिक परसेप्शन इस बात को लेकर है कि अब लोकपाल शायद ही इस देश में 42 साल बाद जो आने की उम्मीद बनी थी उसकी भी उम्मीद नहीं। इस हमारे सर्वे के अंदर कम से कम 3 ऐसे सवाल थे जो अन्ना से जुड़े हुए थे। एक सवाल यह था कि अन्ना के आंदोलन का पर सही था सरकार का रवैया, 47% ने कहा नहीं। जब पूछा गया क्यों गिरी सरकार की साख, तो बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन उसमें सबसे ऊपर था 21% ने कहा कि अन्ना आंदोलन पर सरकार के निपटने की जो है वो नाकामी थी। इसके अलावा जब पूछा गया कि किस किस मोर्चे पर सरकार रही, जिसमें महंगाई भी थी और महंगाई और भ्रष्टाचार, इन 2 मुद्दों के बाद तीसरे नंबर पर था कि अन्ना के आंदोलन पर रवैये पर सरकार का कमजोर रुख था। तो क्या यह कहा जाए कि जो ये पब्लिक प्रोटेस्ट था, एक तरीके का जो जन आंदोलन था, वो सरकार के प्रति क्रोध और गुस्से को दिखा रहा था और सरकार उसको निपटने में नाकाम रही है? और लोकपाल पर आज जो रवैया हुआ वो भी सरकार के आने वाले दिनों में दिक्कतें पैदा करेगी? देखिए आशुतोष जी, देश के आप उन कुछ पत्रकारों में से एक हैं जिन्होंने पूरे लोकपाल के आंदोलन को बड़े गंभीरता से देखा और लिखा भी है, और बहुत ही अच्छा लिखा है आपने। ये देश के गुस्से का प्रकटीकरण था कि जो एक बात थी, अब भ्रष्टाचार पर बहुत कुछ हो गया, जनता उस पर कार्रवाई चाहती है, सिर्फ लफाजी नहीं चाहती है, सिर्फ शब्दों के बाण नहीं चाहती है, ईमानदारी से कार्रवाई चाहती है, चाहे वो चिदम्बरम साहब का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो बाकी लोगों की बात हो। जहां तक आपने आज जो बात सदन में कही, बिल्कुल सही कही, हमको भी पीड़ा हुई थी। सरकार को इस मामले में ईमानदारी से कहना चाहिए था। जो काफी संशोधन आए हैं, जो पिछले सत्र के बाद आए हैं, उसको थोड़ा व्यापक रूप से देखने की जरूरत है। तो भाजपा है, देश के लोगों को आश्वस्त करेगी कि सेलेक्ट कमेटी का रेजोल्यूशन 1-1.5 महीने में आना चाहिए, और आएगा। हमारी एक संवैधानिक आपत्ति भी थी जो अरुण जेटली ने उठाई थी कि बहुत कुछ मामले जो विधानसभा के क्षेत्राधिकार में आते हैं, उस पर संसद राज्यसभा तब तक विचार नहीं कर सकती जब तक संविधान की धारा 252 के अंतर्गत 2 से अधिक विधानसभाएं उसके बारे में प्रस्ताव नहीं करती। तो एक संवैधानिक बाध्यता भी थी। सरकार जानती थी, फिर भी इस तरह की कार्रवाई की गई ताकि मामला लटक जाए
तो हमने उसको कहा है सिलेक्ट कमेटी में मामले को और गंभीरता से मजबूत करके हम 1-1.5 महीने में रिपोर्ट लाएंगे। ये देश की जनता को हम विश्वास देना चाहते हैं। सतपाल जी, क्या वाकई आप जनता के मूड को भांपने में नाकाम रहे हैं क्या? कि अगर आंदोलन इस देश के अंदर हुआ जो रिफ्लेक्ट कर रहा हमारे सर्वे के अंदर, और ये सर्वे 3 सवालों में कम से कम स्पष्ट रूप से कहे कि महंगाई अगर है, भ्रष्टाचार है, और तीसरे नंबर पर अन्ना का आंदोलन है, क्या जनता के मूड में भांपने में आपकी सरकार नाकाम रही है? जबकि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो जनता के मूड को बहुत पहले भांप लिया करती है। देखिए, सरकार के परफॉर्मेंस का जहां तक सवाल है, आप केवल राजनीतिक बातों पर ही पूरी बहस करना है अभी तक। राजनीतिक बातों के अलावा परफॉर्मेंस के दूसरे क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों पर मैं पूरे आंकड़े लेकर यहां मौजूद हूं, और मैं इन 25-30 पेजों में वो सारे तथ्य और आंकड़े दे सकता हूं जिससे जो बुनियादी जो जिम्मेदारी सरकार चलाने की होती है, अर्थव्यवस्था कैसी रहे देश की, उस अर्थव्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। देश की सुरक्षा की व्यवस्था कैसी रहे, उसको चलाने की जिम्मेदारी, उस पैरामीटर के ऊपर परफॉर्मेंस सरकार की क्या है। इसी तरह विकास के मामलों पर जो योजनाएं बनाई गई थी, उन विकास की योजनाओं में किस हद तक सफलता हासिल हुई, कितनी उपलब्धियां हासिल हुई, उस पर आधारित होता है। ऐसे बहुत सारे ये सारे पैरामीटर्स हैं। आप क्या इन पर चर्चा करना चाहेंगे? मैं एक-एक करके आपने आंतरिक सुरक्षा के मसले पर कहा, आंतरिक सुरक्षा में सवाल पूछा गया था, 43% ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के मसले पर सरकार नाकाम रही है, 42% ने कहा कि आर्थिक विकास के मोर्चे पर नाकाम रही है, और 31% ने कहा कि विदेश नीति के मसले पर नाकाम रही है। 31% यह मानती है कि विकास के मसले पर भी आप नाकाम रहे। ये आंकड़े, ये अगर आप इन पर भी चर्चा करना आपके सर्वेक्षण के आंकड़े, जिसको मैं कभी भी स्वीकार करने को तैयार न था न हूं। आप एक तरफ सर्वेक्षण दे रहे हैं, मैं दूसरी तरफ वो आंकड़े दे रहा हूं जो अधिकृत आंकड़े हैं, जो सरकार की तरफ से आए हैं, और जहां पर कितनी उपलब्धि, कितनी पिछले वर्षों में क्या थी, आज के वर्षों में क्या है, इस सब का पूरा हवाला है। अगर आप चाहो तो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं, मैं एक-एक करके उन आंकड़ों पर चर्चा कर सकता हूं। अर्थव्यवस्था आज दुनिया के सभी देशों के तुलना में, भारत की केवल चीन के अलावा, वहां भी गिरावट चीन में भी आई है, 9.2 से 8.2 हो गया। हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो विकास दर थी वो 8.4 थी, उससे गिर करके 7 आ गई। ये गिरावट सब जगह आई, लेकिन अमेरिका 1.8% ग्रोथ है, और यूरोपियन यूनियन की हालत और उनके देशों की हालत सारे विश्व को मालूम है। आर्थिक संकट के कारण माइनस में चले गए, उनकी ग्रोथ माइनस में चली गई है। यूरोपियन यूनियन और यूरोपीय देशों से हमारा एक बहुत बड़ा व्यापार होता है। क्या लोग समझ नहीं रहे क्या आपकी बात? अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था में आप बहुत आगे निकल रहे हैं और अमेरिका की बहुत कम है, तो क्या जनता को आप समझाने में नाकाम रहे हैं कि भैया नहीं समझा पाए? नहीं, ऐसा नहीं। क्या है, 5 वर्ष तक पूरी सरकार का कार्यकाल होने के बाद जो उसके अंतिम परिणाम आते हैं, लोग उसे देखते हैं। इस 3 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, ये जो आज बहस हो रही है, ये एक प्रक्रिया है, ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चलनी चाहिए, उससे जो भी इंडिकेशन मिले। लेकिन परफॉर्मेंस जहां तक सवाल है, कोई सवाल नहीं खड़े होने चाहिए उसमें। नहीं, क्यों नहीं होने चाहिए? लोकतंत्र में सवाल तो खड़े होंगे, उनका जवाब हम देंगे। अतुल जी, लेकिन जिन आधारों पर, जिन पैरामीटर्स पर सरकार की परफॉर्मेंस को नापा या तौला जाना चाहिए, मैं एक पर चर्चा करने को तैयार हूं। आप समय हो अगर, तो आपके सामने पूरे आंकड़े रख देता हूं। मैं आशुतोष जी एक बात पर सत्यव्रत जी से भिड़ने को तैयार हूं। ये सरकार की ठसक खत्म हो गई, ये सरकार भसक गई, मैं इतना कहना चाहता। अब ये सवाल है, मैं पूछ रहा हूं, यूरोपियन यूनियन खराब हो रही है, अमेरिका का विकास दर है, तो फिर ये डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है? क्या कारण है कि भारतीय रुपया 55 रुपए पर आकर लटक गया $1 की तुलना में? अगर दुनिया में आज इतने बड़े अमेरिका का संकट आर्थिक है, उस संकट में आप कहां खड़े हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, ये सरकार जो अपने निर्णय थे उनको पहुंचा नहीं पाई। आप इसी पर गौर कीजिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी नियम, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह कहा कि ह्यूमन इंडेक्स में 55% लोग यहां गरीबी की तलहटी में रह रहे हैं, और आप ये देखिए कि 435 मिलियन टन आपका गेहूं सड़ रहा है। तो आप हैं कहां? आपकी पॉलिसी है जो ऐसी है, आपका पूरा का पूरा फेलियर है, पूरा आप सरकार चलाने में अक्षम हो गए हैं। आप कहीं ना कहीं किसी वजह से इस बुरी तरह से परेशान हैं कि आप कह रहे सन 2000 से 2005 के बीच में हमारे
इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ जो था वो 8.2% था, और 2005 से लेकर 2010 के बीच में आपकी जो इंप्लॉयमेंट का स्टैंडर्ड है वो 2.8 रह गया। ये क्या कारण है? अगर इतनी तेजी से गति से विकास कर रही है अर्थव्यवस्था, तो ये रोजगार के अवसर क्यों घट रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप तो इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, हार्वर्ड में पढ़ाया, आप इकोनॉमिस्ट भी रहे, क्या आपको लगता है कि ये जो आंकड़े दे रहे रोजगार के अवसर बिल्कुल घट नहीं रहे हैं? रोज प्रणब मुखर्जी कह रहे हैं कि भैया संकट की घड़ी है, रोज प्रणब मुखर्जी कह रहे हैं, देश के वित्त मंत्री है। संकट तो अंतर्राष्ट्रीय है। सुब्रमण्यम स्वामी जी, कौन इनकार कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय, सब चीज अंतर्राष्ट्रीय है। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपके शास्त्र में आर्थिक संकट है, कई देशों की सरकारें गिर रही हैं। ग्रीस में जो हाल हो रहा है सबको मालूम है। यूरोपियन यूनियन के देशों का जो हाल हो रहा है, और हम इसके बावजूद ग्रो कर रहे हैं। कुछ नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट 8.6 था पिछले वर्ष, फिर बेकारी क्यों बढ़ रही है? नहीं, अब रुकिए, अब आपने अगर कोई आरोप लगाया तो आंकड़े ले। आरोप नहीं लगाया, पिछले वर्ष 8.2% महंगाई थी, इस वर्ष घट के 6.6% रह गई है। 1.6% की गिरावट आई है, बावजूद इसके कि अर्थतंत्र इस समय पर विश्व भर का संकट, आलू के दाम फिर भी बढ़ गए, कुछ ना कुछ असर हमारे प्याज के दाम बढ़ गए, बढ़ेंगे। कृषि क्षेत्र में अगर किसान को अगर मुनाफा होता है, शेवरलेट के दाम गिर रहे हैं, शेवरलेट के दाम गिर रहे हैं, सुब्रमण्यम जी, स्वामी जी, मर्सिडीज के दाम गिर रहे हैं। ये बात ये है, विशुद्ध आर्थिक स्तर पर अगर बात यह है कि जो इन्होंने अभी कहा है कि हमारी ग्रोथ रेट 7% है, उनकी चार्ट देखकर, ये उन्होंने 2010 और 11 के औसत का रेट बताया इसी वर्ष। यदि आप अक्टूबर से मार्च तक जो क्वार्टर है उसका रेट लेंगे तो इन्हीं की जो काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि अब 6% हो गया है। अब डर है कि ये और भी घटकर 6 के नीचे आएगी। तो एक है। दूसरा, जैसे इन्होंने कहा आज 55 रुपया हो गया है डॉलर। जब दुनिया में डॉलर घट रही है तो हमारे यहां बढ़ रहा, हमारे में एक देश में ये डॉलर की कीमत बढ़ रही है। तीसरी है डेफिसिट। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड के स्तर पर हैं, जैसे ब्राजील और अर्जेंटीना 6%, 5.9%। तो कौन सी आंकड़े, अब इनकी बात तो सही है कि हमें तो सेमिनार करना पड़ेगा आंकड़े के लिए। और इसमें आज हम देख रहे हैं कि जनता के अभिप्राय में क्या फीलिंग है, वही है उसमें वो त्रस्त है महंगाई से, और त्रस्त है कानून व्यवस्था से, त्रस्त है भ्रष्टाचार से। इसी वर्ष ब्राजील के 2.9% चतुर्वेदी रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ। रविशंकर जी, जो बात चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि सरकार का परफॉर्मेंस अगर इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर आप देखा जाए तो दुनिया के बेहतरीन आर्थिक ग्रोथ में से एक की बात ये कर रहे हैं। ये अलग बात है कि कौशिक बसु जब विदेश जाते हैं तो वहां कहते हैं कि आर्थिक सुधार नहीं हो पा रहा। ये तो 15 साल से समस्याएं, 15 साल से और मंदड़ियों की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के तेजड़ियों और मंदड़ियों पर अगर आप अर्थव्यवस्था चलाएंगे तो महंगाई घटने वाली है। रविशंकर जी, आशुतोष जी, अभी मेरे बड़े ही लायक दोस्त चतुर्वेदी जी की बात सुन के मुझे एक शेर याद आ रहा है जी। तू इधर उधर की बातें न कर, ये सीधा बता ये कारवां आखिर क्यों लुटा। मेरे साथ चतुर्वेदी जी चले, बाकी सारे लोग चले, आप चले, आपका कैमरा चले और दिल्ली की फुटपाथ पर एक थाली की कीमत क्या है तो मालूम हो जाएगा कि महंगाई 6.2 बढ़ी या 8.6 गिरी। क्या मतलब है इस बात को कहने का? यह सरकार सदन में कहती है कि रिकॉर्ड फसल हो रही है, फसल का आपको पूरा अंदाज हो जाता है। आपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को क्यों नहीं कहा अपने गोडाउन ठीक करके रखो? आज एक तरफ गरीब मर रहा है भूखे से, अति पिछड़ा अति गरीब, और आपका अनाज सड़ रहा है। ये कौन सी नीति है? ये फूड मिसमैनेजमेंट का केस बनता है, जो गवर्नेंस का केस है। सड़कें बनने क्यों बंद हो गई? नेशनल हाईवे वाजपेयी जी के समय 11 किलोमीटर बनती थी, उन्होंने कहा 20 किलोमीटर बनाएंगे, आज वो बंद है। और आपने अच्छा कहा, कौशिक बसु अमेरिका में कभी कहते हैं कि ग्रीस के कारण भारत में विकास नहीं हो रहा, ब्राजील के कारण नहीं हो रहा। वो कहते हैं सरकार निर्णय लेने में अक्षम है। और ये क्यों हो रहा है कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक साख कमजोर है। समस्या वहां पर है, कैबिनेट के अंदर समस्या है, एलाइज के अंदर समस्या है, निर्णय लेने की अक्षमता है। और जो बात कही उद्योग की और बाकी की, क्या सच्चाई नहीं है कि देश से पूंजी भाग रहा है? देश से पूंजी इसलिए भाग रही है कि पूंजी निवेश करने वाले जानते हैं क्या भ्रष्टाचार है, अगर इन्वेस्ट करोगे तो क्या रिटर्न मिलेगा, जेल जाओगे। बट ये धारणा बन रही है बार बार
ईमानदारी से पूछिए, ये सच्चाई है। बट रविशंकर जी, तो इसके कारण के अंदर जाने की जरूरत है। बट रविशंकर जी, जो बात खाली आंकड़ों की बात करना, ग्रीस की बात करना, ये कौन सा तर्क है? बट रविशंकर जी, जो बात सत्यव्रत जी कह रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन रेट घटा है, साथ ही ये भी कहे कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ थी वो कम हुई है, यानी ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जवाब ये भी मानने की दिक्कतें हैं। एक मिनट, आशुतोष जी, 4 दिन पहले का आंकड़ा देखिए, फूड इन्फ्लेशन 10% फिर क्रॉस कर गया है। आप ये जाते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स पर, मैं बात कर रहा हूं फूड इन्फ्लेशन की, और मेरे अच्छे दोस्त अतुल कुमार इंजान ने बड़ा अच्छा कहा, दूध क्यों महंगा है, सब्जी क्यों महंगी है, अंडा क्यों महंगा है? क्या भारत सब्जी भी नहीं उगा रहा है क्या दूध एक समय में हमारी सरकार में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर ये मुल्क बन गया था जी। तो बात कहना क्या है कि फूड इकोनॉमी में इतना मिसमैनेजमेंट है, इतनी समस्या है जिसके कारण कठिनाई हो रही है। और सरकार ये, और प्रणब बाबू की बात पर मैं विश्वास करूंगा, क्षमा करें चतुर्वेदी जी, आपकी नहीं, और प्रणब बाबू ने संसद में कहा है थिंग्स आर नॉट गुड, हमें कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये हम देख रहे हैं, महंगाई को रोकने का क्या मामला है, क्या नजरिया है, कुछ स्पष्ट नहीं है। तो जनता इससे परेशान है, जनता भ्रष्टाचार से परेशान है, जनता कुव्यवस्था से परेशान है। जी बिल्कुल, सतपाल आप जवाब देना चाहिए जो बात वो कह रहे हैं। रविशंकर जी ने अभी अपने बातचीत में कहा कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट घट रहा है। मेरे पास आंकड़े हैं, पिछले वर्ष अप्रैल दिसंबर 2010 तक $3,297.86 मिलियन का बढ़ा इन्वेस्टमेंट हुआ था। पिछले वर्ष बढ़ा या घटा है? पिछले वर्ष। इस वर्ष 4,077.7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इस वर्ष हुआ है, वर्तमान वर्ष में। ये घटा है कि बढ़ा? बट लेकिन सर एक बात ये भी है कि अगर आप जितने इंटरनेशनल इकोनॉमी से बात करें, नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ये भी रोज खबर में आ रहा है कि FIIs जो है भाग रही है भारत से। फिर क्यों भाग रही है? 2010-11 में 18.32 बिलियन US का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था। इस वर्ष 18.32 से बढ़ के 28.4 बिलियन डॉलर्स का डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे फिर दिक्कत क्यों है? दिक्कत क्यों है? फिर क्यों दिक्कत? दिक्कत भाई कौशिक बसु क्यों अमेरिका जाके बोलते हैं? अगर दिक्कत सब कुछ बहुत सही है, क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस? कौशिक बसु को आप गलत, क्यों प्रणब मुखर्जी कहते हैं दिक्कत है अर्थव्यवस्था को लेकर, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता? कौशिक बसु ने नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये प्रणब मुखर्जी उन्होंने क्या कहा? मैं बताऊं उन्होंने क्या कहा? प्रणब मुखर्जी ने साफ तौर पे ये कहा, प्रणब मुखर्जी साफ तौर पे कहा कि भाई मेरे पास बहुमत नहीं है, मैं नहीं कर सकता, गठबंधन की मजबूरी है, ये उन्होंने कहा। और उसका कॉन्टेक्स्ट अब आ गया जी। कौशिक बसु ने जो कुछ कहा है, प्रणब मुखर्जी ने जो कुछ कहा है, वो आप अभी दूसरे संदर्भ में प्रस्तुत कर रहे थे, अब सही संदर्भ में आए। उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया है कि गठबंधन की सरकारों की अपनी राजनीतिक कुछ मजबूरियां होती हैं। ये तो सब जानते हैं। ये पिछली सरकार की भी थी, इस बार भी ये कौन सा नया बहुत से ऐसे मामलों में इसके पहले लेफ्ट के साथ हमारा विवाद शुरू हुआ था, जब वो हमारे समर्थक दल थे, और तब उसके बाद हमारे उनके रिश्ते टूटे, अलग हुए। अभी भी हमारे कुछ जो पार्टनर्स हैं, नए चुनाव के बाद जो पार्टनर्स हैं, हमें उनके साथ भी तालमेल बैठा के चलना होता है। हमारी इच्छा है बहुत सारे नए सुधार कार्यक्रमों को लाने की, रिफॉर्म्स को लाने की, लेकिन कभी कभी राजनीतिक कारणों से उन रिफॉर्म्स को वो गति नहीं मिल पाती। नहीं मिल पाती। उसका इशारा किया था ज्योति बसु ने, और वही बात कही थी प्रणब मुखर्जी ने। उन्होंने ये नहीं कहा था, कौशिक बसु ने उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम हाथ उठा दिए रहे हैं, जैसा बताया जा रहा है, ये गलत है। सुब्रमण्यम स्वामी, जब भी सरकार की बात आती, सरकार कहती है कि हम नहीं कर सकते। क्या सरकार भूल जाती है गठबंधन की सरकार है, ये सिर्फ कांग्रेस की सरकार नहीं है? नहीं, ऐसा है कि कई चीजें हैं जो अनेक प्रांतों में हमारे देश में केंद्र सरकार से अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे गुजरात में जो परफॉर्मेंस है उसको तो सब लोग मान रहे हैं कि वहां पावर कट नहीं है, वहां एग्रीकल्चर की रेट ऑफ ग्रोथ 10% है, यहाँ 2% है। और गुजरात से जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो 3 गुना ज्यादा हो रहे हैं रेट के हिसाब से सेंटर से। सेंटर का ग्रोथ रेट तो कम हुआ है। ये तो नेतृत्व का सवाल है, नेतृत्व का सवाल, इनको मानना स्वीकार करना चाहिए। नेतृत्व का सवाल है ये।
नहीं, ये नेतृत्व का भी सवाल है और कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों से हट चुकी है। इसका संबंध देश की जनता से नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री का तो देश की जनता से है ही नहीं है। न हमारे प्रधानमंत्री जनता में बोलते हैं न जनता में डोलते हैं। इनका काम तो ये 5 सितारा होटल में और सीईओ के बीच में बोलते हैं। मैं पूछता हूं, इस देश के अंदर, इस देश के प्रधानमंत्री चुनाव के अंदर नहीं जाते। इस देश के तमाम प्रधानमंत्री जनता से सीधे संवाद करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जनता की भावनाओं से सरकार का संबंध नहीं। और एक बात उसका कारण है कि देश का मुखिया देश में कम रहा है, विदेश में ज्यादा रहा है। विदेश की सेवा ज्यादा की है, विश्व बैंक की सेवा ज्यादा की है, जनता की सेवा कम की है। इसीलिए डॉलर को मजबूत बनाने में उनकी पहल ज्यादा है। रुपया कमजोर हो जाए इसकी उनकी चिंता नहीं है। और फिर महंगाई, ये गरीबी तो बढ़ती है। एक सर माफ करिएगा। मुद्दों के अलावा जो हमने 2 अगले सवाल किए थे वो सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर सवाल थे, क्योंकि इस देश के अंदर चर्चा ये भी शुरू किया। मनमोहन सिंह जो है वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके बारे में सोचने का वक्त आ गया है कि क्या उनको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं कंटिन्यू चाहिए। बहुत सारे लोग सवाल खड़े करते क्या देश के अंदर नेतृत्व है या नहीं। इस कंटे सवाल पूछा गया क्या मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद से हटा देना चाहिए। 55% ने कहा है हाँ, 55% ने कहा हाँ, 39% ने कहा ना, 6% ने कहा उनकी अपनी कोई राय नहीं। अगर मनमोहन सिंह हटते हैं तो उनके बाद कौन बने प्रधानमंत्री। 33% ने कहा राहुल गांधी, 20% ने कहा प्रणब मुखर्जी, 7% ने कहा सोनिया गांधी। इसके बाद एक सवाल और भी था, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। 48% ने कहा हाँ, तो 43% ने कहा नहीं और 9% ने कहा नहीं। यानी जो सवाल यहां पे इस वक्त है, रविशंकर जी, मैं सत्यव्रत चतुर्वेदी के पास आने के पहले मैं आपसे सवाल इस बात को लेके है कि क्या यह देश के लिए शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है या गलत संकेत है कि इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में लोगों की राय यह है कि उनको अब कंटिन्यू करने का अधिकार नहीं है। देखिए, ये ना शुभ संकेत है ना अशुभ संकेत है, ये जनता की पीड़ा और दर्द का परिचायक है। और एक बात मैं हाथ उठा रहा था, मुझे बोलने दीजिए जी। राजकरण की अकर्मण्यता के लिए गठबंधन की मजबूरी का बहाना नहीं बनाया जाए। आशुतोष जी, आज मेरे दोस्त चतुर्वेदी जी ने सदन में एक सवाल पूछा कि गोडाउन में जो अनाज रखा जाए, जो प्राइवेट गोडाउन है, उसका किराया दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। एफसीआई के गोडाउन की क्या स्थिति है, और पूछिए, उनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। यही तो मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि अनाज का भंडारण ठीक ठाक से रखा जाए, इसमें गठबंधन की क्या मजबूरी सामने आती है। और कई विषय में आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री दिशा निर्देश करता है, प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी रखता है। और आज मैं आपसे एक बहुत कड़वी बात कहने की धृष्टता कर रहा हूं, क्षमा करिएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यूक्लियर डील पर अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाया था कि नहीं लगाया था। कहा कि मेरी सरकार रहे न रहे, ये डील होकर रहेगा, और उसके लेफ्ट को उन्होंने बाहर किया। तो महंगाई को कम करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, फूड इकोनॉमी को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री जी अपने राजनीतिक शख्सियत की साख को दांव पर क्यों नहीं लगाते जी? किसने रोका है उनको? ये गंभीर सवाल है जिसका उत्तर देश अपेक्षा करता है। इसी कारण 55 लोग कह रहे हैं, क्षमा करिए मनमोहन सिंह जी, आप भारत के प्रधानमंत्री होने के लायक अब नहीं है। बिल्कुल। सुब्रमण्यम स्वामी जी, क्या ये अकेले मनमोहन सिंह जी की नाकामयाबी है? क्योंकि इन्हीं मनमोहन सिंह की क्रेडिबिलिटी 2009 में 206 सीटें बन के आई। लोगों ने कहा कि और एक चीज और भी ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस देश के अंदर अगर आज आर्थिक विकास है तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट मनमोहन सिंह को जाता है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर आज देश सुपर पावर बनने की दिशा में, तो काफी कुछ क्रेडिट मनमोहन सिंह को जाता है। काफी कुछ या सिर्फ उनके लिए, इसमें तो फर्क है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास आज नेतृत्व का अभाव है, इनसे कोई अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं ये जो सर्वेक्षण हुआ है, इसका एक ही अर्थ मैं निकालता हूं कि मध्यावधि चुनाव जितना जल्दी लोकसभा के लिए होगा उतना अच्छा देश के लिए है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की लोगों ने 5 साल का मैंडेट दिया, क्यों मध्यावधि चुनाव? क्योंकि इनके पास या तो मनमोहन सिंह को चलने देना चाहिए, क्योंकि इनसे कोई अच्छा आने वाला नहीं है। जो इनके दिमाग में है विकल्प मनमोहन सिंह का, वो तो इससे भी थर्ड रेट होंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि
मनमोहन सिंह बहुत अच्छे, उनकी वजह से 206 सीटें हुई। ये कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास एक परंपरागत वोट है और ये गलतफहमी है। लेकिन ये गलतफहमी उन्होंने ऐसी मजबूत कर दी है तमाम देसी विदेशी, देसी परदेसी सहयोग से कि आज कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और उसके दूसरे तमाम लोग घबराए हुए हैं कि जो मनमोहन देसी परदेसी का साथ लेकर चले, देसी माने देसी कारपोरेट घराने और परदेसी कारपोरेट घराने, इन दोनों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के मजबूत प्रवर्तक, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी इसमें। अतुल जी, एक सवाल यह भी है ना कि मनमोहन सिंह के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा कहते हैं, व्हेन ही स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स टू हिम। ये बहुत दिनों के बाद वो हिंदुस्तान के किसी भी नेता के बारे में इस तरीके की बातें क्या बोलते हैं। मैंने तो सिर्फ इतना ही देखा कि उनको मैंने कहा ना मैंने हंसते, देश ने उनको हंसते हुए नहीं देखा। जब हिलेरी आती है तभी वो हंसते हुए दिखाई देते। सच में देखिए, मनमोहन सिंह जी के जहां तक कंट्रीब्यूशन का सवाल है उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। इस देश की अर्थव्यवस्था को फिर से उस दौर पे लाना, जैसा आपने कहा, उस ट्रैक पर लाना जहां हम आज दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से ग्रो करने वाली, सबसे तेजी से विकास करने वाली। नरसिम्हा राव को नहीं देंगे क्रेडिट। नरसिम्हा राव जी उसके प्रधानमंत्री थे सरकार के, जिसके प्रधानमंत्रित्व में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में सारी वित्तीय नीतियां और सारे कार्यक्रम इन्होंने बनाए थे। मनमोहन सिंह पे प्रणब मुखर्जी चंद देंगे, अब आप दे रहे हैं। तो अब वो प्रधानमंत्री है, वित्त मंत्री तो प्रणब प्रधानमंत्री है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर सब कुछ कर दिया। बहरहाल, जहां तक सवाल है सरकार की विश्वसनीयता और इन सब बातों का, आपके सर्वेक्षण में एक चीज की तरफ गौर नहीं किया आपने। अगर पिछले चुनाव के परिणामों के अगर आपके पास आंकड़े हो तो मंगा के देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी या जिन पार्टियों के आपने ये आंकड़े निकाले, 30-33% के लगभग कांग्रेस को तब भी वोट मिला था। आज भी 30-33% के आसपास जो आपके आंकड़े आ रहे हैं वो 30-33% के आसपास है। इसके अलावा जो हमारे घटक दल हैं अब यूपीए के, उनके अपने वोटों का प्रतिशत अलग है जो इसके आपके सर्वेक्षण का हिस्सा नहीं। क्या रिफ्लेक्ट करता है? मैं बता रहा हूं। देखिए, आप एक स्टोरी बिल्ड करना चाह रहे हो कि कांग्रेस और कांग्रेस की इस यूपीए सरकार की विश्वसनीयता खो चुकी है। सच ये है कि जो समर्थन पिछले समय हमको मिला था वही अभी भी, वो समर्थन आज भी कांग्रेस पार्टी के पास है। आप जो ये 55%, 58%, ये तो मायावती बारे में भी आएंगे ना, उत्तर प्रदेश के अंदर जाने 27%। अब सुनिए, अब जरा धैर्य रखा करिए। जब आपने तर्क दिए हैं मैंने धैर्य से सुना है, मैंने किसी में हस्तक्षेप नहीं किया। हमको जो 55%, 58% जो विभिन्न मुद्दों पर, प्रश्नों पर आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं ना, जैसे ये 55%, ये 55% किसी एक पार्टी का वोट नहीं है। ये 55% तमाम पार्टियां जो कांग्रेस की विरोधी हैं या जो कांग्रेस के अनुकूल नहीं सोचते हैं, उन सबका मिला जुला ये प्रतिशत है। जब ये वोटों में कन्वर्ट होगा तो ये 10% इसको, 12% उसको, 5% उसको, 8% उसको, ये 55% इस तरह बंटता है। मतलब इससे आप घबराते नहीं? अगर 55% है इसका मतलब इससे आप चिंता की बात नहीं है। रुकिए मेरी बात, मुझे आप मेरे आशय को आप ना स्पष्ट करिए, मेरे आशय को मुझे ही स्पष्ट कर लेने दीजिए। मेरा कहना सीधा सीधा ये है कि इस मामले में कांग्रेस की अलोकप्रियता सिद्ध करने का जो आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आपका निराधार है। मूल बात यह है, कांग्रेस के और यूपीए के घटक दलों की जो परफॉर्मेंस और जो उनका समर्थन तब हासिल था वो आज भी हासिल है। कोई कमी नहीं। आने वाले 2 वर्षों के अंदर हम जो कार्यक्रम अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जब हम लोगों के पास जाएंगे, हम विश्वास पूर्वक ये कह सकते हैं कि लोग हमको चुनेंगे, उन लोगों को नहीं चुनेंगे जो लोग बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, और जब करने का और आचरण का प्रश्न आता है तो फिर उत्तराखंड में कुछ और दिखाई देता है और येदियुरप्पा का कुछ और दिखाई देता है। बड़ी दिलचस्प बात सारी बातें रविशंकर जी पड़ेंगी। रविशंकर जी भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। 55% को ये कहते हैं ये खिलाफ नहीं है, क्योंकि जब वोट पड़ेगा तो ये 55% बट जाएगा और उसके बाद दोबारा आपकी सरकार आ जाएगी। ये जो तर्क आप सत्यव्रत चतुर्वेदी जी दे रहे हैं, मेरी समझ में तो नहीं आया, अगर आपकी समझ में आया तो बता दें आप। देखिए, सीधा बात है कि इनके अपने निष्कर्ष पर मेरी इनको शुभकामनाएं हैं। ये जो पूरे सर्वे आप कर रहे हैं, इसका हेतु क्या है आशुतोष जी? 3 साल यूपीए सरकार के पूरे होने पर आपने जनता के मूड को जानने की कोशिश की।
जो जनता का मूड गुस्से का है, वेदना का है, पीड़ा का है, उदासीनता का है, असंतोष का है, अगर इसका संकेत सत्यव्रत चतुर्वेदी जी नहीं समझना चाहते तो ये उनका अधिकार है, लेकिन बाकी शायद इसके कारण जनता के अंदर और भी पीड़ा होगी कि ये उदासीनता की पराकाष्ठा है। देखिए, बात तो मैं कहना चाहता हूं, आपने अच्छा किया कि मनमोहन सिंह कितने जिम्मेवार हैं। मनमोहन की जिम्मेवारी है, नरसिम्हा राव के कारण मनमोहन सिंह ये काम कर पाए। नरसिम्हा राव को आजकल कांग्रेसी याद नहीं करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जो कि एक सफल प्रधानमंत्री थे। लेकिन इसके पीछे सोनिया जी भी है। उन्होंने बार बार डिक्लेयर किया कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होगी, महंगाई पर रोकथाम लगेगी, बाकी सारी बातें हैं। तो अगर देश की आज स्थिति है, इसके लिए मनमोहन सिंह जिम्मेवार है, तो कांग्रेस पार्टी और इस सरकार की यूपीए की मुखिया होने के नाते सोनिया जी का भी अपना एक दायित्व तो बनता है, जिससे वो क्षमा करेंगे, अलग नहीं हो सकती। अब आपका कहना है चुनाव होगा तो क्या होगा, चुनाव होगा तो क्या होगा, जब बात कर रहे हैं चुनाव होगा तो श्रीमान चतुर्वेदी जी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनके साथ वैसे भी बहुत लोग गए हैं जो इनकी खिलाफत किए थे। ये इनके बीच का क्लीवेज और बढ़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी भुनाने वाला वोटों का चेक नहीं बचेगी, बाउंस करेगी, तो इनकी साख और कमजोर होगी। अब आगे 2 साल में देखा जाए। चलिए, आप आगे 2 साल में देखा जाए, तैयार है। चुनाव 2014 में होगा तो और हम तैयार हैं। चलिए, 2014 के बारे में बात। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी, सवाल यह भी था कि इनके बाद कौन 33% ने कहा राहुल गांधी, क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए फिट है? अब देखिए, 40 साल को मैं राजीव गांधी बन गए थे। अब देखिए, ये सर्वेक्षण का ये अपना अविश्वास व्यक्त कर रहे थे शुरू में। अब पता नहीं राहुल गांधी के सवाल पर वो अविश्वास व्यक्त करेंगे नहीं। मैं नहीं जानता हूं कि कौन से नाम रखे गए थे ये सर्वेक्षण में। राहुल गांधी थे, प्रणब मुखर्जी थे, सोनिया गांधी। राहुल गांधी को जमीन में तो दिखता नहीं है, अमेठी में नहीं दिखा, कहां दिखता मैं नहीं जानता। कोई जो साइबर वर्ल्ड जो है, ट्वीट और फेसबुक, उसमें भी नहीं दिखता है। तो ये कौन होना चाहिए, ये सवाल नहीं है। मैं तो समझता हूं कि मैंने एक अखबार में देखा, परंतु वो उस सर्वेक्षण आपका ही है मैं नहीं जानता, परंतु टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं देखा कि आज चुनाव होंगे तो एनडीए को 8% ज्यादा वोट मिलेगी। तो हमारे राइवल चैनल ने किया था उसको, राइवल चैनल किया था। तो हो सकता अब अभी तो आपने ये सवाल पूछा नहीं ना कि कल चुनाव होंगे तो किसको वोट देंगे। आपने ये पूछा कि मनमोहन सिंह ने अच्छा काम किया कि नहीं किया, तो 55% ने कहा कि नहीं, हमें पसंद नहीं। देखिए, राहुल गांधी कैसा करेंगे ये मुझे नहीं मालूम। मैं उत्तर प्रदेश जानता हूं, और उत्तर प्रदेश रायबरेली और अमेठी और सुल्तानपुर जानता हूं। आप एक बात को भूल रहे हैं आशुतोष जी, ये विधानसभा का चुनाव, इससे पहले 2007 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी को चीफ मिनिस्टर के रूप में पेश किया गया। रोड शो नाम का शुरुआत उन्होंने की यहां गाजियाबाद से, और इतने हाथ मिलाए कि ग्लॉसी पेपर्स के, मैगजीन्स के फ्रंट पर कि हाथ मिलाते मिलाते उनका हाथ फट गया। लेकिन क्या हाल हुआ, 22 सीटें इस बार तमाम हाइक के बाद। लोकसभा में 22 सीटें लेके आए थे। एक मिनट सुनिए, जब कांग्रेस हार गई, 22 सीटें आई 2007 में, तो कहा गया कि संगठन कमजोर है, और जब उसके बाद 2009 में आया, वही संगठन था। यह जीत हो गई राहुल गांधी की, और जब हार गए तो संगठन फिर कमजोर है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अमेठी में प्रियंका गांधी और पूरे परिवार के दौरे के बाद, आपको मालूम है रायबरेली में क्या होता है? रायबरेली की प्रत्येक शादी में, प्रत्येक मौत में, घटना दुर्घटना में सीधे सीधे रायबरेली में सोनिया गांधी जी की तरफ से सहयोग मिलता है। उसके बावजूद भी 5 असेंबली सीट का हारना यह बतलाता है कि यह मामला चलने वाला नहीं है। और वो जो आकर्षण आप बता रहे ना, वो आकर्षण में दम नहीं है। नहीं है, उससे ज्यादा आकर्षण सोनिया गांधी का। सतपाल चतुर्वेदी जी, आपके लिए इस कोई मैसेज है या नहीं मैसेज है? आप इसको नकार दीजिए, न नकारिए, लेकिन राजनीति तो संदेशों को बहुत दूर से समझने की बात होती है। नहीं, बेशक मैसेज है। मतलब कांग्रेस को के लिए खतरे की घंटी है या नहीं खतरे की घंटी है? प्राइम मिनिस्टर के लिए खतरे की घंटी है नहीं खतरे की घंटी है? चीजें बदलने के लिए खतरे की घंटी है नहीं बदलने की घंटी? जो कुछ मैं कह चुका हूं उसको तो दोहराऊंगा नहीं। जो आपने अभी पूछा कि आप इस सब से आप क्या सोचते हैं, आपकी मानसिक प्रतिक्रिया क्या है, मैं तो बिल्कुल साफ कह रहा हूं, हमको बहुत गंभीरता से अगले चुनाव से पहले अपने आप को और सरकार के कामकाज को हमें मजबूत करना होगा जी। इसमें कोई दो राय है नहीं।
पार्टी के संगठन के स्तर के ऊपर भी हमें मजबूत करने की जरूरत है और सरकार के कामकाज, सरकार की जो जनरल इमेज है, एक आम छवि है, उसमें जो गिरावट आई है थोड़ी बहुत, उस गिरावट को हमें सीज करना होगा और फिर से अपनी विश्वसनीयता को हमें बढ़ाना होगा। ये हमारे लिए चुनौती भी होगी और ये हमारे लिए लक्ष्य भी होगा। हम ये नहीं कहते कि हमारे कामकाज में हमसे कहीं गलतियां ना हुई हों, जरूर हुई होंगी, कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। महंगाई बढ़ी है तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हम उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, भले ही एक्सटर्नल कारण भी हों उसके लिए, पर किसी हद तक प्रशासनिक व्यवस्था के लिए तो हम जिम्मेदार होते हैं। इन तमाम बातों पर हमें ध्यान देना होगा और अगले 2 वर्ष के अंदर अगर कांग्रेस वापस और यूपीए की ये सरकार वापस अपनी विश्वसनीयता स्थापित करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और चुनावी अंक गणित, जैसा मैंने पहले कहा, चुनावी अंक गणित न तो इन सर्वेक्षणों से आते हैं और न ये जो आंकड़े हैं ये सही तस्वीर पेश नहीं करते हैं, क्योंकि जो 33-35% वोट इस देश में आज अपने हाथ में रखता है, वही सरकार करता है और वही सरकार बनाता है। चलिए सत्यचंद्र, जो बातें आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि यह भी इस देश को सोचना चाहिए कि कैसे 33-34% वोट लेकर आने वाले को ही सरकार बनाने कहा, क्या वही सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है? यह भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन सत्यवीर चतुर्वेदी के कम से कम हमारी बात से सहमत है कि चिंता की लकीरें हैं, उसको पढ़ने की जरूरत है और उसके हिसाब से अपने आप को करेक्ट करने की वजह बहुत। आज तो जी एक शेर मुझे याद आ गया, वो कहना चाहता हूं, वो आम आदमी के सिलसिले में। सरकार 3 साल पूरी करी, कल जिनके हाथों में मैं गुलाब देकर आया था, आज उन्हीं हाथों का खंजर मुझे तलाश रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, सुब्रमण्यम स्वामी, साथी रविशंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है कि अगर देश के अंदर इस तरीके की बात है कि कहीं ना कहीं सरकार अपने कामों में नाकाम साबित हो रही है, तो चिंता की बात है, पार्टी के लिए भी और लोगों के लिए भी और देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।